हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स यानी कि भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद और भारतीय संविधान में अभी तक जितने भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन किए गए हैं यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो किए गए हैं उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम, सीडीपीओ प्रीलिम्स एग्जाम सहित किसी भी प्रकार की प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं भारतीय संविधान के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आइए ऑब्जेक्टिव प्रश्न को शुरू करते हैं। आप लोग इसे सॉल्व करके अपना मार्क्स बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। पहला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा एवं विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदायों के प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया गया? विकल्प है 97वां संविधान संशोधन, 103वां, 104वां, नन ऑफ दीज या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा 104वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन जो है वह दो चीज़ों से संबंधित है। पहला है कि लोकसभा में जो आरक्षण है एससी एसटी का आरक्षण जो दिया गया था उसे 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, और साथ ही साथ एंग्लो इंडियन को जो रिजर्वेशन दिया गया था, चाहे वह लोकसभा की चर्चा की जाए या फिर विधानसभा की, उसे समाप्त कर दिया गया है। तो यह है 104वां संविधान संशोधन। इन दो चीज़ों से संबंधित है, आपको इसे ध्यान रखना होगा। तो एक का आंसर हो जाएगा कि लोकसभा और विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदायों के प्रतिनिधित्व को समाप्त किया गया। तो 104वां संविधान संशोधन यह कब किया गया? तो 2019 में किया गया है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समिति के निर्माण के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया? सहकारी समिति के निर्माण के अधिकार, आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के आर्टिकल्स 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, जिनमें 97वां संविधान संशोधन जो 2011 ईस्वी में किया गया था, इसके जरिए सहकारी समिति के निर्माण के अधिकार को भी मौलिक अधिकारों की सूची में आर्टिकल 19 के तहत इसे शामिल किया गया है। तो सहकारी समिति का निर्माण का अधिकार 2011 ईस्वी में हुए 97th अमेंडमेंट्स के माध्यम से इसे मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। तीसरा नंबर प्रश्न, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति के लिए बाध्य किया गया है? यानी कि भारतीय संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा उपबंध किया गया है कि अगर कोई संविधान संशोधन विधेयक हो तो उस विधेयक पर सहमति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। अमूमन ऐसा होता है कि अगर विधेयक संसद से पारित होता है तो सरकार के पास राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के विकल्प होते हैं। पहला विकल्प के माध्यम से वह उस पर सहमति दे सकती है, मतलब उस पर सहमति देकर उस अधिनियम को पारित कर सकती है, फिर वह कानून बन जाएगा। दूसरा, राष्ट्रपति के पास विकल्प है कि जो संसद के द्वारा अधिनियम पारित किया गया है उसे सहमति नहीं दे और उसे वापस लौटा दे। तीसरा, उसके पास या इस प्रकार का उसके पास अधिकार है जेबी वीटो का अधिकार। ठीक है, जेबी वीटो का अधिकार है, मतलब न तो वह सहमति देगा और न ही असहमति देगा, वह अपने पास इसे जेब में रखे रहेगा वीटो के प्रयोग करके। तो यह राष्ट्रपति के पास संसद के द्वारा पारित अधिनियम के समक्ष 3 प्रकार के विकल्प होते हैं। लेकिन अगर संविधान संशोधन विधेयक है तो उस विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने के लिए, अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है, और ऐसा अधिनियम, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान में 24वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से किया गया था, जो 1971 ईस्वी में किया गया था। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका बी। चौथा प्रश्न है, दल बदल संबंधी प्रावधान से संबंधित 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? देखिए, दल बदल संबंधी प्रावधान अभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी वर्तमान समय में आप इंडियन पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कई सारे ऐसे विधायक हैं या फिर सांसद हो, वो आए दिन दल बदलते रहते हैं। आप बंगाल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, राजस्थान का एग्जाम्पल ले सकते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल है, कर्नाटक का एग्जाम्पल है। तो इसके लिए 52वां संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पर प्रावधान किया गया भारतीय
भारतीय संविधान में, और इसमें 10वीं अनुसूची को ऐड किया गया। आपने ध्यान दिया होगा कि जो संविधान का 10वीं अनुसूची है वह भी दल बदल अधिनियम से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसका प्रावधान किया गया है। तो अब प्रश्न है कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1985 ईस्वी में 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में दल बदल संबंधी प्रावधान को लाया गया। और अगर इससे संबंधित अनुसूची की चर्चा की जाए तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल संबंधी नियमों का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, 65वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग, मानव अधिकार आयोग, अल्पसंख्यक आयोग या पिछड़ा वर्ग आयोग? तो जो 65वां संविधान संशोधन अधिनियम है वह भारतीय संविधान संसद के द्वारा 1990 ईस्वी में किया गया था। और 65वां संविधान संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग का गठन किया गया। देखिए यहाँ पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जो कि आपको ध्यान देना चाहिए। 65वें संविधान संशोधन 1990 के द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग दोनों के लिए कंबाइन आयोग का गठन किया गया। लेकिन आगे चलकर आप देखेंगे कि जब 89th अमेंडमेंट किया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार होती है तो उस समय अनुसूचित जाति आयोग इसे जनजाति आयोग को अलग कर दिया गया। यानी कि 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग का गठन किया गया और 89वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी के द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग से अलग कर एक नेशनल एसटी कमीशन अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। तो आप इसे यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न, 84वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या किस वर्ष तक निर्धारित कर दी गई है? देखिए 84वां संविधान संशोधन 2001 ईस्वी में किया गया था और उस समय यह निर्धारित किया गया कि वर्ष 2026 ईस्वी तक लोकसभा और विधानसभा की जो सीटें हैं वह उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यानी कि जो 2001 ईस्वी में 84वां संशोधन के माध्यम से जो सीटें निर्धारित की गई कि लोकसभा में इतनी सीटें होंगी, इस राज्य की विधानसभा में इतनी सीटें होंगी, वह 2026 ईस्वी तक उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला है 7th नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जे से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यह। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 2018 ईस्वी में किया गया था। अगर इससे संबंधित अनुच्छेद की चर्चा की जाए तो आर्टिकल 340 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन से संबंधित है। तो अगर ये तो हो गया कब किया गया, यह है कि कौन से अनुच्छेद इससे संबंधित है। लेकिन प्रश्न है कि कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 102वां संविधान संशोधन के माध्यम से। सबसे जो लेटेस्ट संविधान संशोधन है वह 4 संविधान संशोधन सबसे लेटेस्ट है। आपका 104 अभी हमने डिस्कस किया, आंग्ल भारतीय को जो आरक्षण था उसे समाप्ति की बात की गई और SC ST के 10% आरक्षण, SC ST के लिए 10 वर्ष के लिए आरक्षण बढ़ा दिया गया। 130वां जो संविधान संशोधन है वह EWS से संबंधित है। 102वां जो संविधान संशोधन है नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन से संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन। 101वां जो संविधान संशोधन है वह आपका GST से संबंधित है। 100वां संविधान संशोधन है वह भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। तो इस प्रकार से जो लेटेस्ट जो संविधान संशोधन हुआ है उसे एटलीस्ट आपको याद रखना होगा। तो यहाँ प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 102वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जे से संबंधित है। 8वां नंबर प्रश्न, केंद्र एवं राज्यों की मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या निर्धारित करने संबंधी संविधान संशोधन कौन सा है? आप लोग जानते हैं कि केंद्र और राज्यों की मंत्रिपरिषद में अधिकतम जो सदस्य संख्या होंगे वह विधानसभा या लोकसभा की कुल जो स्ट्रेंथ होगी उसकी 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। और यह निर्धारित कब की गई? वर्ष 2003 में इसका निर्धारण किया गया था 91वां संविधान संशोधन के माध्यम से। तो 8 का आंसर हो जाएगा कि केंद्र और राज्यों की मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या निर्धारित करने संबंधी संविधान संशोधन है 91th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 8 का आंसर बी। अगला है 9 नंबर प्रश्न, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य
भारत व बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण से संबंधित 100वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? अभी हमने 4 महत्वपूर्ण संविधान संशोधन बता दिए, उनमें 100वां संविधान संशोधन बताया था हमने भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण। 101वां हमने जीएसटी को बताया। 102वां नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन को संवैधानिक दर्जा। 130वां ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण दिया गया 10% आर्थिक आधार पर। 104वां जो संविधान संशोधन था वह SC/ST के आरक्षण की सीमा को 10 वर्ष के लिए बढ़ाना और एंग्लो इंडियन की जो सदस्यता थी विधानसभा लोकसभा में प्रतिनिधित्व उनको समाप्त करना। तो जो 100वां संविधान संशोधन हुआ भारत और बांग्लादेश के मध्य वह वर्ष 2015 ईस्वी में किया गया था। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न है 10th नंबर, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कौन सा नया भाग जोड़ा गया? 73 और 74 संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तरफ जहां 73वां संविधान संशोधन और पंचायती राज की बात करता है, वहीं 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय निकाय की चर्चा करता है। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज के अंतर्गत भाग 9 जोड़ा गया, वहीं 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भाग 9 का जोड़ा गया। तो यहाँ प्रश्न है कि 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से कौन सा नया भाग जोड़ा गया? तो भाग 9 का, यानी कि 10 का आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई? अभी हमने बताया था कि 65वां संविधान संशोधन जो किया गया था उसके तहत नेशनल SC&ST कमीशन का गठन किया गया था 1939 में, लेकिन 89वां जो संविधान संशोधन किया गया उससे SC/ST यहाँ पर संयुक्त कमीशन थी, लेकिन यहाँ पर 89वें संविधान संशोधन के माध्यम से नेशनल ST कमीशन का गठन किया गया 2003 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर कि अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की गठन किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो आंसर होगा 89th अमेंडमेंट। वर्ष अगर पूछा जाए तो वर्ष 2003, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, केंद्र में NDA 1 की सरकार थी। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 12 नंबर प्रश्न, 17वां संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में किन 2 विधानसभाओं के सदस्यों को शामिल किया गया? मेघालय व असम, दिल्ली व पुडुचेरी, दिल्ली व हरियाणा, पुडुचेरी व केरल। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में आप लोग जानते हैं कि लोकसभा और राज्य विधानसभा के सदस्य इसमें शामिल होते हैं, लेकिन 17वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो कि 1992 ईस्वी में किया गया था, इसके माध्यम से 2 केंद्र शासित प्रदेश जिसकी अपनी विधानसभा थी उनको भी प्रतिनिधित्व दिया गया, और वे 2 केंद्र शासित प्रदेश थे दिल्ली व पुडुचेरी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 का आंसर बी, यानी कि 17वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 ईस्वी में दिल्ली व पुडुचेरी जिसकी अपनी विधानसभा है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन्हें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भी प्रतिनिधित्व दिया गया, उनके विधानसभा के सदस्यों को शामिल किया गया। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 13 नंबर प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाए जाने संबंधी संविधान संशोधन कौन सा है? देखिए जब भारत आज़ाद हुआ था, भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था, तो उस समय 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसे एक कानूनी दर्जा दिया गया, एक विधिक अधिकार बना दिया गया, और आर्टिकल 300 का में इसका वर्णन मिलता है। मौलिक अधिकार का वर्णन आपका 12 से लेकर 35 तक है, लेकिन पहले संपत्ति का अधिकार जो आर्टिकल 31 में था, इससे हटाकर अब 300 का में कर दिया गया, और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर एक कानूनी अधिकार के रूप में इसे दर्जा दिया गया। तो प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 ईस्वी में हुआ था, यानी 13 का आंसर आपका बी होगा। 14 नंबर प्रश्न है, सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल कब किया गया? सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल करने की यहाँ पर बात किया गया है। तो पूर्ण राज्य के रूप में जो इसे शामिल किया गया था वह 36वां संविधान संशोधन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से किया गया था, और आपने ध्यान दिया होगा कि 36वां जो संविधान संशोधन है वह 1975 ईस्वी में हुआ था। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 15 नंबर प्रश्न है,
मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया। मैथिली चूंकि बिहार की रीजनल लैंग्वेज है तो यह जानना जरूरी है, बीपीएससी सहित बिहार की किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है कि मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया था। तो देखिए मैथिली को 92 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी इसके जरिए इसे शामिल किया गया था 2003 ईस्वी में। ठीक है, तो 2003 ईस्वी में कई सारी घटनाएं हुई। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसके तहत नेशनल एसटी कमीशन राष्ट्रीय जनजाति आयोग का गठन किया गया वह भी 2003 में हुआ। मैथिली को 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने संबंधी 92 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो भी 2003 में हुआ। 15 का आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस वर्ष जोड़ा गया। प्रस्तावना में समाजवादी, यह प्रस्तावना में संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। 3 शब्द हैं जो संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में संशोधन के जरिए, और ये तीनों शब्द जो जोड़े गए थे वह हमारे प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे। और 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ। इसके बाद 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में हुआ, जो अभी हमने संपत्ति के अधिकार से संबंधित चर्चा की थी। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि प्रस्तावना में समाजवादी शब्द 1976 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए। 17 नंबर प्रश्न, किस संविधान संशोधन के द्वारा बिहार राज्य को एक जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त करने के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया। पहले यह समझिए कि आखिर बिहार राज्य में जनजातीय कल्याण मंत्री नियुक्त करने का प्रावधान क्यों किया गया था। तो चूंकि जब अविभाजित बिहार यानी कि जब बिहार से झारखंड को अलग नहीं किया गया था तब यहाँ पर जनजातियों की काफ़ी ज़्यादा संख्या थी, तो उन्हें अच्छे प्रशासन देने के लिए उनके डेवलपमेंट से संबंधित जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति की जाती थी। लेकिन 2000 ईस्वी में बिहार और झारखंड को अलग कर दिया गया। बिहार से झारखंड एक नए राज्य की उत्पत्ति की गई, नए राज्य का गठन किया गया और अनेक जो आदिवासी और जनजातीय जनसंख्या थी वह झारखंड में शिफ्ट कर गई। तो इसीलिए अब बिहार राज्य से जनजातीय कल्याण मंत्री की जो नियुक्ति का प्रावधान था उसे समाप्त कर दिया गया और यह प्रावधान जो था वह झारखंड में लागू किया गया। झारखंड का गठन हुआ इसी कारण और छत्तीसगढ़ में लागू किया गया था। ठीक है, इसके अलावा पहले से एमपी और उड़ीसा में यह प्रावधान चला आ रहा था कि जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति हर वर्ष की सदन में की जानी चाहिए, कैबिनेट में। लेकिन बिहार से यह समाप्त कर दिया गया और झारखंड और छत्तीसगढ़ में यह प्रावधान किया गया। तो प्रश्न है कि आखिर किस संविधान संशोधन के द्वारा बिहार को इस उत्तरदायित्व से मुक्त किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि वर्ष 2006 ईस्वी में हुआ था। 17 का आंसर बी। 18 नंबर प्रश्न, वस्तु और सेवा कर को लागू करने से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है। अभी हमने ऊपर बताया था 4 संविधान संशोधन, उसमें 101वां संविधान संशोधन जो है वह जीएसटी को लागू करने से संबंधित है। फिर मैं एक बार यहाँ पर रिवीजन करवा दूं तो 100वां जो संविधान संशोधन है वह भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण से है। 101वां संविधान संशोधन है वह जीएसटी से है। 102 जो संविधान संशोधन है वह नेशनल बैकवर्ड कमीशन संवैधानिक दर्जा दिए जाने से संबंधित है। ये 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो एनजेएसी के लिए किया गया था, कोलेजियम व्यवस्था को शिफ्ट करके न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर, वो है। और इसके बाद भी अगर चर्चा करूं तो 101 जो है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वह ईडब्ल्यूएस और 104 में एससी एसटी और एंग्लो इंडियन की प्रतिनिधित्व को समाप्त करने से संबंधित है। तो जीएसटी से संबंधित 101वां है, तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 19 नंबर प्रश्न, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस आर्टिकल के द्वारा प्रदान किया गया। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। अब हमारा प्रश्न शुरू हो रहा है महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। तो संविधान संशोधन का अधिकार यानी कि भारतीय संविधान के में कौन से आर्टिकल में वर्णन किया गया है कि संसद भारतीय संविधान में संशोधन कर सकती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ईजी प्रश्न है, इसका आंसर होगा आर्टिकल 368, आर्टिकल 368। 20 नंबर प्रश्न, आर्टिकल 315 संबंधित है आर्टिकल 315 अनुच्छेद नंबर में क्या कहा गया है। तो यह लोक सेवा आयोग से संबंधित है, क्योंकि वित्त आयोग जो है वो आर्टिकल 280 में है, निर्वाचन आयोग 324 में है और नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था है नहीं। तो अनुच्छेद 315 संबंधित है लोक सेवा आयोग से। अगला प्रश्न, केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। आर्टिकल 265, 267, 275, 280
केंद्र और राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने की जो चर्चा है वो आर्टिकल 275 में है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 21 का सी। 22 नंबर प्रश्न है, यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा भेजे गए किसी कार्यकारी निर्देश का पालन करने में असफल रहता है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है किस आर्टिकल के द्वारा। यहां पर दो चीजें आपको समझनी जरूरी है। आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365, इन दोनों प्रावधानों में आपको आर्टिकल्स यहाँ पर समझना होगा, ठीक है। तो आर्टिकल 356 जो है वह राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है अगर संवैधानिक तंत्र की विफलता हो तो, संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में। लेकिन आर्टिकल 365 जो कहता है वह कहता है कि अगर केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को किसी भी प्रकार का निर्देश दिया जाता है और उस निर्देशों का पालन करने में अगर राज्य सरकार असफल रहती है तो वहां पर आर्टिकल 356 के जरिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है और ऐसा समझा जाएगा कि वहां पर संवैधानिक मिशनरी जो है, संवैधानिक तंत्र जो है वह पूर्णतः फेल हो चुकी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 22 का सी। यहां पर आपको ध्यान देना होगा आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365 में डिफरेंस को आपको यहां पर ध्यान रखना होगा। 23 नंबर प्रश्न, किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है कि लोकसभा और विधानसभाओं में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर आयोजित किए जाएंगे। तो देखिए जो हमारा भाग 15 है आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक, इसमें निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होगा, इसका वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 23 का आंसर सी, यानी कि 326 में इसका प्रावधान किया गया है। 24 नंबर प्रश्न, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। अब अध्यादेश की चर्चा आएगी तो दो चीज आपको ध्यान रखना होगा, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति और राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वह आर्टिकल 123 में है, लेकिन राज्यपाल की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वह अनुच्छेद 213 में किया गया है। तो यहाँ प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला 25 नंबर प्रश्न, संसद का संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया। संसद का संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान, तो आंसर होगा इसका 108 में किया गया है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन विधेयकों पर दोनों दलों के मध्य, दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में बुलाया जा सकता है। यहाँ विकल्प अगर देखें तो आर्टिकल 102 है, 102 सांसद सदस्यों की नियोग्यता से संबंधित है, 105 संसदीय सदस्यों के विशेषाधिकार से संबंधित है, 108 या आपका संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है और 112 ये आप लोग जानते हैं कि बजट जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है उससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 का आंसर होगा आपका सी। 26 नंबर प्रश्न, किस आर्टिकल के तहत विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी, किस आर्टिकल में कहा गया है। तो आर्टिकल हो जाएगा इसका आंसर 248 यानी कि अनुच्छेद 248। इसका मतलब संक्षेप में यही हुआ कि अगर किसी विषय का वर्णन न तो राज्य सूची में है, न तो संघ सूची में है और न ही समवर्ती सूची में है, यानी कि न तो स्टेट लिस्ट में जिसका वर्णन है, न ही यूनियन लिस्ट में जिसका वर्णन है और न ही कंकरेंट लिस्ट में जिसका वर्णन है, तो वे विषय किसके तहत आएंगे। तो वही विषय को अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट विषय कहे जाते हैं और वे सभी विषय केंद्र सरकार के यानी संसद के दायरे में आएंगे और इसका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 248 में 248 में किया गया है। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 27 नंबर प्रश्न, संचित निधि का वर्णन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है। देखिए भारत में आपको कई प्रकार संचित निधि, लोक लेखा समिति और आपका आकस्मिक निधि, ये दो तीन चीज जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। संचित निधि और आकस्मिक निधि, जो संचित निधि है उसका वर्णन आर्टिकल 266 में है, वहीं आकस्मिक निधि का वर्णन 267 में किया गया है। तो यह आपको ध्यान रखना होगा। संचित निधि आप लोग जानते ही हैं कि भारत सरकार को अगर पैसे खर्च करने हो तो संचित निधि में जमा रहता है, वहां से आपको पैसे निकाल कर खर्च करने होते हैं, लेकिन खर्च करने से पूर्व संसद की सहमति अनिवार्य होती है। तो संचित निधि का वर्णन 266, आकस्मिक निधि का वर्णन 267। 28वां नंबर प्रश्न, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा नया अनुच्छेद संविधान में जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन वर्ष 2002 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। तो इसके जरिए कौन सा नया अनुच्छेद जोड़ा गया। तो आप लोग जानते हैं कि जो 86वां संविधान संशोधन है वह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करता है और भारतीय संविधान में आर्टिकल 21 क्लॉज ए में इसे जोड़ा गया है। तो आपका 28 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी।
29 नंबर प्रश्न, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए, अल्पसंख्यक वर्ग के जो उनका अधिकार है उससे संबंधित जो अनुच्छेद है वह 29 और 30 है। लेकिन यहाँ प्रश्न कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के अगर संरक्षण की बात की जाएगी तो वह आपका आर्टिकल 29 में आएगा। आर्टिकल 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक लोगों को अपनी भाषा की संरक्षण का अधिकार है, अपनी लिपि की संरक्षण का अधिकार है, अपने संस्कृति का संरक्षण का अधिकार है। यानी कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण भारतीय संविधान के आर्टिकल 29 के तहत किया गया है। 30 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? यानी कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य वर्णित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 11 मौलिक कर्तव्य वर्णित हैं। अगर संविधान के निर्माण के समय की चर्चा की जाए तो कुल उस समय 10 थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क जो शिक्षा की बात की गई उसे भी मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल कर दिया गया है। यानी कि अब टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 31 नंबर प्रश्न, राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां किस अनुच्छेद में वर्णित है? हमने अध्यादेश में 2 बताया, राज्यपाल और राष्ट्रपति का अध्यादेश, तो क्षमादान में भी 2 आएंगे। एक तो राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्तियां हैं और दूसरा राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्तियां हैं। राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्तियां हैं वह आर्टिकल 72 में इसका वर्णन किया गया है। लेकिन अगर राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों की बात किया जाए तो आर्टिकल 161 में इसका वर्णन किया गया है। यानी कि 31 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 32 नंबर प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग कहने का मतलब है कि इन्हें पद से हटाने के लिए, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जिस विधि का उपबंध संविधान में किया गया है उसे महाभियोग कहा जाता है। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों 32 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 33 नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद के अंग हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत अच्छे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज करते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में संसद के गठन का प्रावधान किया गया, ठीक है। अब इसमें कहा गया है कि भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होंगे। तो यहाँ प्रश्न है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति का और खा दोनों, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आर्टिकल 79 में कहा गया है कि जो भारत का जो संसद है, भारतीय संसद है, वह राष्ट्रपति तथा 2 सदनों से मिलकर बनेगा। यानी कि राष्ट्रपति के साथ साथ लोकसभा और राज्यसभा इसमें शामिल होते हैं। यानी कि भारतीय संसद में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा ही शामिल नहीं होते बल्कि राष्ट्रपति भी इसमें शामिल होते हैं। यानी कि आंसर होगा लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों, यानी कि इनमें से एक से अधिक, यानी कि 33 का आंसर हो जाएगा आपका ई। इस बात को आप ध्यान रखें। अधिकांश स्टूडेंट भारतीय संसद के अंग के रूप में लोकसभा, राज्यसभा को बताते हैं, लेकिन नहीं, राष्ट्रपति भी इसमें शामिल हैं और आप भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में इसके बारे में आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, संसदीय सदस्यों के विशेषाधिकार का संबंध किस अनुच्छेद में है? तो अभी हमने बताया था, कई सारे अनुच्छेद बताया, जो 102 बताया और संसदीय सदस्यों के योग्यता से संबंधित 105 बताया, वह संसदीय सदस्यों के विशेषाधिकार से संबंधित। 108 बताया, वह है संयुक्त बैठक से संबंधित। तो संसदीय सदस्यों के विशेषाधिकार का संबंध तो आर्टिकल 105 यानी कि 105 होगा। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है वह भारतीय संविधान के आर्टिकल 217 में किया गया है। यानी कि 35 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 36 नंबर प्रश्न है, उच्च न्यायालयों के रीट जारी करने की शक्ति का प्रावधान। देखिए फिर यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। रीट जारी करने की शक्ति जो है वह दोनों न्यायालयों के है। एक तो है सुप्रीम कोर्ट की रीट जारी करने की शक्ति, जिसका वर्णन भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 में किया गया है। दूसरा हाई कोर्ट की रीट जारी करने की शक्ति, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 226 में किया गया है। तो यहाँ प्रश्न है कि उच्च न्यायालयों की रीट जारी करने की शक्ति का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, यानी कि आर्टिकल 226। अगला प्रश्न है, अब यहाँ पर मैंने कुछ करेंट अफेयर से संबंधित प्रश्न को भी इसमें शामिल किया है ताकि आप कितने अपडेट हैं यह जानकारी हो सके। हाल ही में G7 सदस्य देशों ने गरीब देशों को कोरोना रोधी किस टीके के निर्यात की कितने टीके के निर्यात की घोषणा की है? तो आप लोग न्यूज अगर पढ़ रहे होंगे तो ध्यान आप लोगों ने दिया होगा कि हाल ही में अभी ब्रिटेन के कॉर्नवेल में G7 समिट चल रहा है और वहाँ पर सभी सदस्य देशों ने यह सहमति ली है कि 1 अरब
टीके, कोरोना रोधी टीके का निर्यात हम लोग गरीब देशों को करेंगे ताकि कोरोना महामारी पर हम लोग जल्दी से अंकुश पा सके, जल्दी से उसे नियंत्रण उस पर कर सकें। तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न है, कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों की परवरिश के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, यानी कि राजस्थान। राजस्थान सरकार ने हाल ही में जो कोरोना के कारण जो अनाथ हो गए हैं वहाँ के बच्चे, उनकी परवरिश के लिए वहाँ पर राज्य सरकार परवरिश करेगी उसकी, और इसके लिए वहाँ की सरकार ने मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना की घोषणा की है, और ऐसा करने वाला राज्य हाल ही में राजस्थान बना, यानी कि 38 का आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने पर्यावरण संरक्षण हेतु शहरी क्षेत्रों के 50 वर्ष से अधिक पुराने वृक्षों को हेरिटेज का दर्जा देने की घोषणा की? बहुत ही महत्वपूर्ण यह घोषणा है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हाल ही में शहरी क्षेत्रों के 50 वर्ष से अधिक पुराने जो वृक्ष हैं उसे हेरिटेज का दर्जा देने की घोषणा महाराष्ट्र सरकार ने की है, यानी कि 39 का आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 26 जून से 11 जुलाई तक वन महोत्सव के आयोजन की घोषणा की है? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी कि दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने हाल ही में 26 जून से 11 जुलाई तक वन महोत्सव के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। इसे कहीं ना कहीं पर्यावरण संरक्षण, हमारे जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसके मद्देनजर सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका डी। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स और भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो अभी तक किए गए थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। मुझे विश्वास है कि यह जो हमारा वीडियो है आपके लिए किसी भी प्रकार की प्रारंभिक परीक्षा के लिए तैयारी के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।